Hello students, I am CA Kamlesh Bhatt and in this video I'll cover objectives of Maths SYJC Paper 2, chapter name Insurance and Annuity. Let's start with the chapter. Now, first one, we'll start with miscellaneous exercise. First one, a contract that pledges payment of an agreed upon amount to the person or his or her nominees on the happening of an event covered against is technically known as. ये ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा ट्रिकी है, अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली. A contract that pledges payment of an agreed upon amount to the person or his or her nominee on the happening of an event covered against is technically known as. करेक्ट आंसर है लाइफ इंश्योरेंस. देखिए मैं सब डिस्कस करता हूं. डेथ डेथ कवरेज क्या होता है? डेथ कवरेज वो होता है जब वो टाइप का इंश्योरेंस है जिसमें अमाउंट डेथ पे ही पे किया जाएगा. फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने डेथ कवरेज लिया है, तो मिस्टर ए का डेथ हुआ तो उसके डेथ पे उसका पैसा उसके नॉमिनी को मिलेगा, उसके वाइफ या उसके बच्चे जो भी नॉमिनी हो उनको मिलेंगे. तो डेथ कवरेज में पैसा किसको मिलता है? नॉमिनी को ही मिलता है. वेराज क्वेश्चन में क्या लिखा है? A contract that pledges amount payment of an agreed upon amount to the person or his or her nominee. मतलब पैसे किसको मिलेंगे? या उस पर्सन को या उसके नॉमिनी को. दोनों को ऑप्शन दिया गया है. तो डेथ कवरेज में तो पैसे मिलते हैं सिर्फ नॉमिनी को, इसलिए ऑप्शन ए इज रॉन्ग. सेविंग्स फॉर फ्यूचर. सेविंग्स फॉर फ्यूचर क्या होता है? सपोज मुझे 5 साल बाद मुझे घर लेना है या मुझे 5 साल बाद कार लेनी है, तो मैं उसके लिए पैसे सेव करूंगा, तो दैट इज सेविंग्स फॉर फ्यूचर. और उसमें नॉर्मली पैसे जो इंश्योर्ड है उसको ही मिलते हैं. और लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस में सपोज अगर मैंने 20 साल का इंश्योरेंस लिया है और मुझे 20 साल तक मेरी डेथ नहीं हुई, तो इन दैट केस पैसे किसे मिलेंगे? पैसे मुझे मिलेंगे. और अगर उसके पहले डेथ हो गई तो पैसे मेरे नॉमिनी को मिलेंगे. इसलिए इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में पैसे दोनों को मिल सकते हैं. अगर इंश्योर्ड बंदा, जो सपोज अगर मिस्टर ए ने इंश्योरेंस निकाला है और वो जिंदा है, उसका डेथ नहीं हुआ सर्टन ईयर्स तक, 20 ईयर्स तक से, तो पैसे उसको मिलेंगे. और उसका डेथ हो गया तो पैसे नॉमिनी को मिलेंगे. तो दैट मींस पर्सन और हिज नॉमिनी दोनों को कौन से केस में पैसे मिलेंगे? लाइफ इंश्योरेंस के केस में. डेथ में स्ट्रिक्टली पैसे नॉमिनी को ही मिलते हैं. सेविंग्स फॉर फ्यूचर में बंदा खुद के लिए करेगा. और प्रोविडेंट फंड में तो हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं इन द सेंस एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के सैलरी से पैसे कट करता है और वो उसके लिए जमा करता है. वो अलग कॉन्सेप्ट हो गया. तो यहाँ पे जो है लाइफ इंश्योरेंस इज द करेक्ट आंसर. Second one, the insurance companies collect a fixed amount from their customer at a fixed interval of time. This amount is called obviously premium. हम जब इंश्योरेंस लेते हैं तो हम एवरी फिक्स्ड इंटरवल में एक अमाउंट पे करते हैं, उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम. थर्ड वन, फॉलोइंग आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस. लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइबिलिटी इंश्योरेंस. ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, ऑल थ्री. इसमें ऑल थ्री इंश्योरेंस आंसर है डी, ऑल थ्री. देखिए लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस वो होता है जब सपोज मिस्टर ए ने अपने लाइफ के लिए इंश्योरेंस निकाला है, मतलब अगर उसका डेथ हुआ या उसका डेथ नहीं भी हुआ अप टू सर्टेन टाइम लिमिट, तो उसको एक पैसे मिलते हैं. इन शॉर्ट इट इज कनेक्टेड टू लाइफ. वेरएज हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है? अगर मिस्टर ए ने हेल्थ इंश्योरेंस निकाला है तो इसका मतलब होता है कि अगर मिस्टर ए का हेल्थ खराब हुआ, हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, तो जो भी हॉस्पिटलाइजेशन का बिल होगा वो हेल्थ इंश्योरेंस से उसे मिल जाएगा. और लाइबिलिटी इंश्योरेंस क्या होता है? लाइबिलिटी इंश्योरेंस होता है सपोज अगर ए के वजह से किसी और पर्सन के से मिस्टर बी का उसको कुछ लॉस हुआ. सपोज ए ने बी का एक्सीडेंट कर दिया, तो उसके टुवर्ड्स जो भी लाइबिलिटी होगा, जो भी पेमेंट करना होगा, वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगा. दिस इज लाइबिलिटी इंश्योरेंस. तो ये तीनों टाइप के इंश्योरेंस होते हैं. ऑल थ्री आर करेक्ट. फोर्थ वन, बाय टेकिंग इंश्योरेंस एन इंडिविजुअल. हम जब इंश्योरेंस लेते हैं तो एन इंडिविजुअल रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट. नहीं, रॉन्ग है. क्यों? क्योंकि क्या होता है, अगर मैं इंश्योरेंस लेता हूं तो रिस्क ऑफ एक्सीडेंट कम नहीं होगा. एक्सीडेंट होना है तो हो गई, तो एक्सीडेंट का रिस्क कम नहीं होता है. रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट, अगेन नो. सपोज मिस्टर ए ने कार इंश्योर कुछ एक्सीडेंट का इंश्योरेंस लिया है और उसने किसी दूसरे कार को डैमेज कर दिया, तो जो नुकसान होना है, जो लॉस होगा, वो तो होना ही है, तो उससे कॉस्ट कम नहीं होगा. ट्रांसफर्स द रिस्क टू समवन एल्स. नहीं, हम किसी और पर्सन को ट्रांसफर नहीं करते हैं. जो लॉस होगा वो हमें बेयर करना है या इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगा, पर कोई और पर्सन नहीं बेयर करेगा. एंड लास्ट है कन्वर्ट्स द पॉसिबिलिटी. दिस इज द करेक्ट आंसर. कन्वर्ट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ लार्जर लॉस टू सर्टेनिटी ऑफ अ स्मॉल वन.
सपोज अगर मिस्टर ए ने पॉलिसी लिया है और वो कोई कोई एक्सीडेंट पॉलिसी लिया है और कहीं पे कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो फिर जो भी लॉस होगा उस लॉस में से मेजोरिटी ऑफ द पार्ट इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगा। और हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी 100% बेयर करे, हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी 90% ही बेयर करे। तो इन दैट केस 90% इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगा और 10% उसे ही बेयर करना है। तो कन्वर्ट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ लार्ज लॉस। और ये प्रपोर्शन कैसे डिसाइड होता है? इट डिपेंड्स ऑन द पॉलिसी वैल्यू एंड प्रॉपर्टी वैल्यू। फॉर एग्जांपल मेरा प्रॉपर्टी है 10 लाख का, प्रॉपर्टी वैल्यू 10 लाख है और मैंने इंश्योरेंस लिया है 8 लाख, विच मीन्स मैंने 80% कवरेज किया है। तो इन दैट केस इंश्योरेंस कंपनी मुझे लॉस का 80% पे करेगा। इसलिए आंसर डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Fifth one, you get payment of rupees 8,000 at the beginning of each year for 5 years at 6%. What is the value of annuity? ये सिंपल एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला है। देखिए, यू गेट पेमेंट ऑफ 8,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, मतलब 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, 4 ईयर, और ये 5th ईयर है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 5th ईयर। और हर ईयर के स्टार्ट में मुझे 8,000 रुपीज मिल रहा है। हर ईयर के स्टार्ट में 8,000 रुपीज मिल रहा है। You get payment of 8,000 at the beginning of each year for 5 years at 6%. What is the value of this annuity? What is the value? अब क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज द वैल्यू, तो इसका मतलब हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एंड नॉट फ्यूचर वैल्यू। हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उसका रीजन इज सिंपल। देखिए, अगर मैं मुझे फ्यूचर वैल्यू फाइंड करना है तो 8,000 इंटू 5 40,000 है। तो फ्यूचर वैल्यू तो हमेशा ज्यादा होता है और प्रेजेंट वैल्यू हमेशा कम होता है। तो इसीलिए देखिए ऑप्शन देखो, ऑप्शन में कहीं भी वैल्यू 40,000 से क्रॉस हो रहा है? नहीं। तो दैट मीन्स क्वेश्चन में फ्यूचर वैल्यू नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू पूछा गया है। फाइन। अब ये पेमेंट हम कब कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। तो हमें उसका फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। P dash is equal to C1 minus 1 plus I the whole raised to minus n upon I into 1 plus I। क्योंकि ये पेमेंट बिगिनिंग में हो रहा है इसीलिए 1 प्लस आई भी आएगा। ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ओके, यू गेट पेमेंट ऑफ 8,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। दैट मींस सी जो है कॉमन एनुटी वो 8,000 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। नंबर ऑफ ईयर्स 5 है तो -5 हो जाएगा। डिवाइड बाई 0.06 इंटू 1 प्लस 0.06। हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। आई होप वी ऑल नो हाउ टू सॉल्व इट। तो मैं ये पार्ट छोड़ता हूँ सॉल्विंग, और आंसर है 35,720। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था ये क्वेश्चन में कि बिगनिंग है, मतलब हमें स्टार्टिंग में पे करना है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा जिसमें हम 1 प्लस आई भी अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट वन, इन एन ऑर्डिनरी एनुटी पेमेंट और रिसीट अकर्स एट। देखिए, एनुटी दो टाइप के होते हैं। एनुटी दो टाइप के होते हैं। अगर हम पेमेंट ऑफ एनुटी, एनुटी क्या होता है? बेसिकली एनुटी इज पेमेंट एट रेगुलर इंटरवल्स। हम जो पेमेंट करते हैं एवरी ईयर, एवरी मंथ, उसे हम एनुटी बोलते हैं। पर एनुटी दो टाइप के होते हैं, या तो वो स्टार्ट ऑफ द ईयर में होगा, स्टार्ट ऑफ द पीरियड में होगा, या तो एंड ऑफ द पीरियड। या तो एनुटी हम स्टार्ट में करते हैं पेमेंट, या तो हम एंड में करेंगे। जो एनुटी हम एंड में पे करते हैं उसे हम बोलते हैं ऑर्डिनरी एनुटी या इमीडिएट एनुटी। इमीडिएट एनुटी, जो एनुटी हम स्टार्ट एंड में पे करते हैं, एंड ऑफ एवरी पीरियड, उसे हम बोलते हैं ऑर्डिनरी एनुटी या इमीडिएट एनुटी। और जो एनुटी हम स्टार्ट में पे करते हैं उसे कहते हैं एनुटी ड्यू। ओके, तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इन एन ऑर्डिनरी एनुटी पेमेंट, और ऑर्डिनरी एनुटी लिखा गया है, पेमेंट और रिसीट अकर्स एट, ऑर्डिनरी मतलब एंड, तो इट अकर्स एट एंड ऑफ ईच पीरियड। अगर एनुटी ड्यू लिखा होता तो स्टार्ट ऑफ ईच ईयर होता। नेक्स्ट वन, अमाउंट ऑफ मनी टुडे विच इज इक्वल टू सीरीज ऑफ पेमेंट इन फ्यूचर इज कॉल्ड। देखिए, अमाउंट ऑफ मनी टुडे विच इज इक्वल टू सीरीज ऑफ पेमेंट्स इन फ्यूचर, मीनिंग अगर मैं फ्यूचर में कुछ पेमेंट करता हूं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, तो उन सब का आज वैल्यू क्या है? उन सब का वैल्यू आज क्या है?
तो वी कॉल इट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो सेवेंथ का आंसर है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। नेक्स्ट वन, रेंटल पेमेंट फॉर एन अपार्टमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ। देखिए, हम जब प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हैं तो वो रेंट कितने टाइम के लिए पे करना है? तो जब तक मैं रेंट पे प्रॉपर्टी लूंगा, जब तक मैं रहूंगा, प्रॉपर्टी यूज करूंगा, तब तक मुझे पे करना है। तो अगर मैं लाइफ टाइम रहूंगा तो मुझे लाइफ टाइम पे करना है। तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ परपेचुटी। रेंटल पेमेंट फॉर एन अपार्टमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ परपेचुटी। परपेचुटी क्या होता है? जो हमें लाइफ टाइम पे करना है। तो अगर मैं घर लेता हूँ रेंट पे, और वो घर मुझे मुझे रेंट, सपोज मैंने तो जब तक मैं उस घर में रहूंगा, जब तक घर यूज करूंगा, तब तक मुझे रेंट भरना है। तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ परपेचुटी, जहां पे सर्टेनिटी नहीं होता है। हम कितने साल तक पे करेंगे वो सर्टेन नहीं है, हम लाइफ टाइम पे करते जाते हैं। नेक्स्ट वन, डैश इज अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंट कैश फ्लोज ओवर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम हम जो पे करते हैं उसे हम बोलते हैं एनुटी। एनुटी क्या होता है? मैं कोई भी अमाउंट जब पे करूं, चाहे वो लोन का ईएमआई हो, चाहे वो मैं बच्चों के लिए कुछ प्लान कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट का, तो उसके लिए जो मैं हर साल पे करूंगा उसे हम बोलते हैं एनुटी। द पेमेंट दैट वी मेक एवरी ईयर इज कॉल्ड एनुटी। नेक्स्ट वन, अ रिटायरमेंट एनुटी इज पर्टिकुलरली अट्रैक्टिव टू समवन हु हैज, वन सेकेंड, देखिए, हाँ, रिटायरमेंट एनुटी इज पर्टिकुलरली अट्रैक्टिव टू समवन हु हैज। देखिए, रिटायरमेंट एनुटी क्या होता है? रिटायरमेंट एनुटी क्या होता है? फॉर एग्जांपल, देखिए, रिटायरमेंट एनुटी का मतलब होता है, सपोज मैं यहाँ पे रिटायर, सॉरी, मेरा मैंने यहाँ से जॉब स्टार्ट किया, अब मैं जॉब कर रहा हूँ, और ये एज में मैं रिटायर होऊंगा, ये एज में मैं रिटायर होऊंगा। तो रिटायरमेंट के बाद मेरा सैलरी बंद हो जाएगा। इसलिए लोग क्या करते हैं, वो इंश्योरेंस कंपनी से प्लान लेते हैं, जहां पे रिटायरमेंट के बाद उन्हें एक इंश्योरेंस कंपनी से एक फिक्स्ड अमाउंट एवरी मंथ मिले। दैट इज कॉल्ड रिटायरमेंट प्लान। तो रिटायरमेंट प्लान कौन लेगा? जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि रिटायरमेंट के बाद भी वो काफी साल तक, काफी टाइम तक जिंदा रहेगा, काफी साल तक उसका लाइफ रहेगा, वो बंदा, वो पर्सन को लेना चाहिए रिटायरमेंट प्लान। और रिटायरमेंट एनुटी इज पर्टिकुलरली अट्रैक्टिव टू समवन हु हैज सीवियर इलनेस। नहीं, जिसे सीवियर इलनेस है तो उसका डेथ होने की हाई प्रोबेबिलिटी, हाई चांसेस है, तो वो क्यों लेगा रिटायरमेंट प्लान? रिटायरमेंट प्लान का पेमेंट कब होगा? रिटायरमेंट के बाद से डेथ तक। तो अगर कोई बंदा सीवियरली इल है तो उसे रिटायरमेंट प्लान नहीं लेना चाहिए, रिटायरमेंट प्लान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसे फिर डेथ जल्दी हो जाएगा तो उसका पेमेंट भी कम आएगा। रिस्क ऑफ लो लॉन्जेटिविटी, मतलब जो बंदा अर्ली डेथ होने वाला है, उसके लाइफ कम लॉन्ग है, तो वो भी नहीं लेगा। लार्ज फैमिली से मतलब नहीं होता है। चांस ऑफ हाई लॉन्जेटिविटी, जिसका लॉन्जेटिविटी हाई है, लॉन्जेविटी हाई है मतलब जो ज्यादा साल तक जिंदा रहेगा, जिसका लॉन्जेविटी हाई है, जो ज्यादा साल तक जिंदा रहेगा, वो बंदा, वो बंदा रिटायरमेंट एनुटी लेगा। नेक्स्ट वन, एन इंस्टॉलमेंट ऑफ मनी पेड फॉर इंश्योरेंस इज कॉल्ड। हम इंश्योरेंस लेने के लिए हम जो पेमेंट करते हैं उसे हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। नेक्स्ट वन, जनरल इंश्योरेंस कवर्स, जनरल इंश्योरेंस कवर्स ऑल रिस्क एक्सेप्ट। देखिए, इंश्योरेंस दो तरीके का होता है, इंश्योरेंस दो तरीके का होता है। एक होता है जनरल इंश्योरेंस और एक होता है लाइफ इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस जो होता है वो हमारे लॉस बाय थेफ्ट को कवर करेगा, लॉस बाय फायर को कवर करेगा। तो जनरल इंश्योरेंस लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, इन सब लॉस को कवर करेगा। और लाइफ इंश्योरेंस ऑब्वियसली लाइफ को कवर करता है। तो जनरल इंश्योरेंस कवर्स ऑल रिस्क एक्सेप्ट लाइफ, लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पे कवर नहीं होगा। नेक्स्ट वन, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, प्रॉपर्टी, सपोज मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जिसका मैं इंश्योरेंस करा रहा हूं, तो उस प्रॉपर्टी के वैल्यू को हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी वैल्यू। उसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी वैल्यू। प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी वैल्यू। द वैल्यू ऑफ द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी, इंश्योर्ड, जिस, सपोज मेरा प्रॉपर्टी है 1 करोड़ का, तो दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी वैल्यू। मैंने उसका 80% इंश्योरेंस निकाला है, तो 1 करोड़ का 80% होगा 80 लैक्स। तो उस 80 लैक्स को हम क्या कहते हैं? पॉलिसी वैल्यू, दैट इज कॉल्ड पॉलिसी वैल्यू। 1 करोड़ का प्रॉपर्टी वैल्यू है, और हम जो इंश्योरेंस निकालते हैं उसे हम कहते हैं पॉलिसी वैल्यू। नेक्स्ट वन, द पर्सन हु रिसीव्स एन्युटी इज कॉल्ड, जो बंदा एन्युटी रिसीव करता है उसे हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एन्युटेंट। जिस पर्सन को एन्युटी मिलता है
अगर मैंने अपना रिटायरमेंट इंश्योरेंस निकाला है, रिटायरमेंट बेनिफिट, रिटायरमेंट प्लान का इंश्योरेंस निकाला है कुछ, तो रिटायरमेंट के बाद मुझे जो पैसा मिलेगा, जो एन्युटी मिलेगा, तो मैं कौन हुआ? मैं हुआ एन्युटेंट। नेक्स्ट वन, द पेमेंट ऑफ ईच सिंगल एन्युटी। हम जो सिंगल सिंगल एन्युटी भरते हैं एवरी ईयर, जो भरते हैं उसको इट इज कॉल्ड इंस्टॉलमेंट। इट इज कॉल्ड इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट वन, द इंटरवेनिंग टाइम बिटवीन पेमेंट ऑफ टू सक्सेसिव इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड। इसका मतलब सपोज अगर आज मैंने यहाँ पे पेमेंट किया, नेक्स्ट पेमेंट मैं यहाँ पे करूंगा, नेक्स्ट पेमेंट मैं यहाँ पे करूंगा, नेक्स्ट पेमेंट यहाँ पे करूंगा, तो ये जो बीच के गैप्स है उससे कहते हैं, वो है तुम्हारा, आई होप क्वेश्चन समझा सबको। द इंटरवेनिंग टाइम बिटवीन पेमेंट ऑफ टू सक्सेसिव इंस्टॉलमेंट, मतलब इस गैप को क्या कहते हैं? तो इट इज कॉल्ड पेमेंट पीरियड। उसे हम कहते हैं पेमेंट पीरियड। नेक्स्ट वन, एन एन्युटी वे पेमेंट कंटिन्यूज फॉर एवर। जो पेमेंट, जहां पे मेरा एन्युटी लाइफ टाइम चलता रहेगा, उसे हम कहते हैं परपेचुटी। जो एन्युटी लाइफ टाइम चलता रहेगा उसे कहते हैं परपेचुटी। लाइफ टाइम पेमेंट इज कॉल्ड परपेचुटी। परपेचुटी मतलब परपेचुअल, परपेचुअल मतलब जो चलता रहेगा, जो बंद नहीं होगा, जो स्टॉप नहीं होगा। If payment of an annuity falls due at the beginning of every period, beginning में, the series is called annuity due। स्टार्टिंग में अगर पे करना है, अगर हमें कोई एन्युटी एवरी ईयर के स्टार्टिंग में पे करना है, तो इट इज कॉल्ड एन्युटी ड्यू। इफ द पेमेंट ऑफ एन एन्युटी फॉल्स ड्यू एट द एंड ऑफ एवरी पीरियड, अगर हमें एंड में भरना है, तो वी कॉल इट ऑर्डिनरी एन्युटी या एन्युटी इमीडिएट। ऑर्डिनरी एन्युटी या एन्युटी इमीडिएट। आई होप दिस इज ओके। नेक्स्ट पे आते हैं, थर्ड पार्ट, ट्रू और फॉल्स। जनरल इंश्योरेंस कवर्स लाइफ, फायर एंड थेफ्ट। फॉल्स। जनरल इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस नहीं कवर करता है। इट कवर्स फायर एंड थेफ्ट। नेक्स्ट वन, द अमाउंट ऑफ क्लेम कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ लॉस। ट्रू। देखिए सपोज अगर मेरा गुड्स जल गया और मुझे 10 लाख का लॉस हुआ, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी मुझे 10 लाख से ज्यादा देगा? क्या इंश्योरेंस इज मेंट टू अर्न प्रॉफिट? बिल्कुल नहीं। इंश्योरेंस से तुम प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो। यू कैन ओनली गेट द कॉम्पनसेशन ऑफ योर कॉस्ट। हमें प्रॉफिट, इंश्योरेंस कंपनी प्रॉफिट नहीं देगा, खाली कॉस्ट देगा। इसीलिए क्लेम कैन नेवर एक्सीड, सॉरी, हाँ करेक्ट है, क्लेम कैन नेवर एक्सीड द लॉस। अगर लॉस 10 लाख है तो क्लेम ज्यादा से ज्यादा 10 लाख होगा, या उससे कम होगा इन केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस, पर ज्यादा कभी नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनी हमें कॉस्ट से ज्यादा, लॉस से ज्यादा पैसा कभी नहीं देगा। थर्ड वन, एक्सीडेंट इंश्योरेंस हैज अ पीरियड ऑफ 5 years। फॉल्स। एक्सीडेंट इंश्योरेंस 1 ईयर के लिए पॉलिसी होता है और हमें एवरी ईयर उसको रिन्यू करना पड़ता है, हर साल रिन्यू करना पड़ता है। प्रीमियम इज द अमाउंट पेड टू द इंश्योरेंस कंपनी एवरी मंथ। ट्रू। वो एवरी मंथ भी हो सकता है, एवरी ईयर भी हो सकता है, पर इट इज द अमाउंट पेड टू द इंश्योरेंस कंपनी। पेमेंट ऑफ एवरी एन्युटी इज कॉल्ड इंस्टॉलमेंट। ट्रू। हम जो एन्युटी भरते हैं उसे हम इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। इट इज कॉल्ड इंस्टॉलमेंट। पेमेंट ऑफ एन्युटी इज बेसिकली इंस्टॉलमेंट। हम एक रेगुलर इंटरवल में हर बार भरते हैं, एवरी ईयर भी हो सकता है, एवरी मंथ भी हो सकता है, एवरी क्वार्टर भी हो सकता है, तो इट इज कॉल्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट वन, annuity certain begins on a fixed date and ends when an event happens। देखिए ये दोनों कनेक्टेड है, थोड़ा इसको साथ में समझेंगे। एन्युटी सर्टन, एन्युटी सर्टन, देखिए इसमें क्या लिखा गया है, एन्युटी सर्टन, और इसमें लिखा है एन्युटी कंटिंजेंट। हम पहले ये टर्म समझ लेते हैं, व्हाट इज एन्युटी सर्टन एंड व्हाट इज एन्युटी कंटिंजेंट। एन्युटी कंटिंजेंट का मतलब होता है कि किसी इवेंट के होने के बाद हमें वो पैसा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, मैंने इंश्योरेंस कंपनी से कोई पॉलिसी लिया है, से रिटायरमेंट पॉलिसी, एक्सीडेंट पॉलिसी, कोई भी, जिसमें मुझे पैसे मिलेंगे रिटायरमेंट के बाद या एक्सीडेंट के बाद। तो यहाँ पे अगर मेरा रिटायरमेंट होता है या यहाँ पे मेरा एक्सीडेंट होता है, तो इस डेट के बाद मुझे पैसे मिलेंगे। नॉर्मली जैसे कि एक्सीडेंट इज नॉट सर्टन, वो कभी भी हो सकता है, तो इट इज नॉट सर्टन, वो कंफर्म नहीं है कि एक्सीडेंट कब होगा। रिटायरमेंट जनरली कंफर्म होता है, पर सपोज मेरा अर्ली रिटायरमेंट भी हो सकता है, तो इन दैट वे इट इज अनसर्टन। तो एक्सीडेंट पॉलिसी, सपोज जहां पे एक्सीडेंट हुआ उसके बाद मुझे पैसा मिलना स्टार्ट होगा। एंड एक्सीडेंट का डेट थोड़ी कोई फिक्स होता है, इट इज नॉट फिक्स्ड, वो कभी भी हो सकता है, इसलिए इट इज अनसर्टन। जो चीजें अनसर्टन होती है इट इज कॉल्ड कंटिंजेंट। जो चीजें सर्टन नहीं है, जो चीजें अनसर्टन है, इट इज कॉल्ड कंटिंजेंट।
तो कंटिंजेंट का पेमेंट कब होगा? जब वो इवेंट होगा उसके बाद। तो सेवेंथ वन देखिए, सेवेंथ वन, एन्युटी कंटिंजेंट बिगिंस एंड एंड्स ऑन अ सर्टन फिक्स डेट। फॉल्स। सर्टन फिक्स डेट नहीं है। एन्युटी कंटिंजेंट बिगिंस एंड एंड्स ऑन अ सर्टन फिक्स डेट। क्या वो डेट फिक्स है? क्या हमें पता है पहले से कि भाई एक्सीडेंट ये डेट पे होगा तो उसके बाद प्रीमियम, उसके बाद हमें पैसे मिलेंगे? तो दैट डेट इज नॉट फिक्स्ड। वो कंटिंजेंट है, वो कभी भी हो सकता है, इसलिए इट इज फॉल्स। सर्टेनिटी नहीं है। Whereas annuity certain begins on a fixed date and ends when an event happens. तो यस, ये क्या होता है? एनुटी सर्टन में क्या होता है? इट बिगिंस ऑन अ फिक्स डेट, मीनिंग सपोज मैंने अगर कोई कोई इंश्योरेंस लिया है, से मैंने 10 साल तक पे किया। फॉर एग्जांपल, मैंने 10 साल तक एक इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसा लिया है जहां पे आई एम सपोज टू पे प्रीमियम फॉर 10 इयर्स। तो मैं 10 साल तक मैं प्रीमियम भरूंगा। आई एम सर्ट ओके, इसे मैं रिपीट करता हूं। मैंने एक एक इस तरीके का पॉलिसी लिया है जहां पे मुझे प्रीमियम भरना है 10 साल तक, और उसके बाद मोमेंट 10 इयर्स खत्म होगा तो मेरा पैसा आना सर्टन है, मेरा पैसा आना सर्टन। मुझे 10 ईयर के बाद 11th ईयर से मुझे पैसे मिलने स्टार्ट होंगे। तो इट बिगिंस ऑन अ फिक्स डेट, इट बिगिंस ऑन अ फिक्स डेट। और मोस्टली इन टाइप के पॉलिसीज में क्या होता है, अगर इंश्योर्ड का डेथ हो गया तो मनी विल स्टॉप, मनी विल स्टॉप। तो स्टार्ट कहां से होगा? पैसा मिलना स्टार्ट कब होगा? वो सर्टन डेट होता है, फिक्स डेट होता है। एंड इट एंड्स व्हेन एन इवेंट हैपेंस। डेथ हो गया तो पैसा मिलना स्टॉप हो जाएगा। आई होप 6 एंड 7 दोनों समझा है। शॉर्ट में बताता हूं, कंटिंजेंट में टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है। जब वो कंटिजेंसी, जब वो इवेंट फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हो, वहां उसके बाद पेमेंट मिलना स्टार्ट होगा। वेर एज एनुटी सर्टन में एक फिक्स टाइम होता है जहां पे हमें प्रीमियम भरना पड़ता है फॉर सर्टन फिक्स नंबर ऑफ इयर्स, और उसके बाद पेमेंट मिलना स्टार्ट होगा जब तक डेथ होगा वहां तक। इसलिए इट बिगिंस ऑन अ फिक्स डेट एंड एंड्स व्हेन एन इवेंट हैपेंस। नेक्स्ट वन, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनुटी इज द सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनुटी, present value of an annuity is the sum of the present value of all installment। ये ट्रू है, ये ट्रू है। अच्छा, ये भी ट्रू था, 6 वन भी ट्रू है। हाँ, 8 वन, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी। देखिए सपोज अगर मैंने पेमेंट किया 10,000 रुपीज यहाँ पे, फिर किया 10,000 रुपीज यहाँ पे, फिर किया 10,000 रुपीज यहाँ पे, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी इज द सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट। दिस इज ट्रू। क्यों? इन तीनों का प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा? इन तीनों का प्रेजेंट वैल्यू, सपोज अगर मैं सिंगल सिंगल का प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूं, से ये जो फर्स्ट ईयर का 10,000 है, मैंने उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला, से रफली 9,000 है। मैं रैंडमली कैलकुलेट कर रहा हूं जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, पर प्रेजेंट वैल्यू कम होगा हमेशा। ये जो सेकंड ईयर का 10,000 है, से उसका प्रेजेंट वैल्यू 8,000 है। ये जो थर्ड ईयर का 10,000 है, से उसका प्रेजेंट वैल्यू 7,000 है। तो इन तीनों का प्रेजेंट वैल्यू होगा 24,000। तो क्वेश्चन में यही लिखा गया, सी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनुटी इज द, मतलब जो एनुटी है उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? इट इज द सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट। तो ट्रू है, इट इज द सम, सम मतलब ये टोटल 24,000, सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट। मतलब अगर मैं इंडिविजुअल इंस्टॉलमेंट का प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूं तो उन तीनों का जो टोटल होगा, दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी। नेक्स्ट वन, द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी इज द accumulated वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स। द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एनुटी इज द accumulated वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट। देखिए फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैंने अगर 10,000 रुपीज फर्स्ट ईयर में इन्वेस्ट किया, 10,000 रुपीज सेकेंड ईयर में इन्वेस्ट किया, और 10,000 रुपीज थर्ड ईयर में इन्वेस्ट किया, तो इसका जब मैं फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो मुझे आंसर जो होगा डेफिनेटली वो 30,000 से ज्यादा होगा। ये 10, 20, 30 ये मिला के 30 है। तो अगर मैं 3 साल में 10,000 10,000 10,000 करके इन्वेस्ट करूं तो मुझे 3 साल बाद जो अमाउंट मिलेगा, इट हैज टू बी मोर देन 30,000। सपोज मैं एक रैंडमली नंबर बोलता हूं, से इट इज 34,000, तो वो ज्यादा होगा। इट विल नॉट बी 30। वो ऐसा नहीं होगा कि 10 10 10 मिलके 30 हुआ तो 30 मिलेगा, बिल्कुल नहीं। हमें जब पैसे मिलेंगे तो विद इंटरेस्ट मिलेंगे, इसीलिए दैट अमाउंट, टोटल अमाउंट हैज टू बी मोर देन 30,000। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि सपोज इट इज 34,000। क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज द अक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट। मतलब वो अक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट है, मतलब 10 10 10 30,000। फॉल्स, इट इज नॉट। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज नॉट अक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट। ऐसा नहीं होता है कि तुमने 10 10 10 पे किया और तुम्हें एंड में 30,000 मिल रहा है। इट इज नॉट द अक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट।
हमें वो विद इंटरेस्ट मिलता है, विद इंटरेस्ट, इसलिए इट इज ऑलवेज मोर। और क्वेश्चन में लिखा है इट इज अक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट, मीनिंग दे आर ट्राइंग टू से कि फ्यूचर वैल्यू होगा 10,000 10,000 10,000 30,000, तो रॉन्ग है। लास्ट वन, सिंकिंग फंड इज सेट असाइड एट द बिगनिंग ऑफ अ बिजनेस, तो इट इज सॉर्ट ऑफ ट्रू, ट्रू है। हम क्या करते हैं, सिंकिंग फंड क्यों क्रिएट किया जाता है, हम जब समझो मैंने आज बिजनेस स्टार्ट किया, आज सपोज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने यहाँ पे कोई एसेट खरीदा, उस एसेट का लाइफ 5 इयर्स है। अब मुझे पता है कि 5 इयर्स बाद मुझे वो एसेट को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो मुझे 5 इयर्स बाद एक अमाउंट चाहिए। तो ये अमाउंट को जनरेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एवरी ईयर कुछ इन्वेस्टमेंट करूंगा, सो दैट 5 इयर्स के बाद मेरे पास सफिशिएंट अमाउंट हो टू रिप्लेस द एसेट, टू रिप्लेस द एसेट। तो तो ये 5 साल खत्म हो जाएगा तो मेरे पास पैसे जमा जमा हो जाएंगे, इट विल बी अक्यूमुलेटेड बेसिकली। तो विद दैट अमाउंट आई कैन परचेज अ एसेट। तो इसलिए जनरली ये स्टार्टिंग में किया जाता है। ओके, जनरली ये स्टार्टिंग में किया जाता है। आई होप वी हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। ओके, विद दिस आई स्टॉप माय लेक्चर।